हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 10th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं करवाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको जनन के विभिन्न प्रकार जैसे लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि जनन क्या है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। ये पृथ्वी पर जीवन को की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए, जिसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं, कि अणुओं में अनुवांशिक गुण होते हैं और डीएनए प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान तो होती है परंतु समरूप नहीं होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पृथ्वी पर विभिन्नता का क्या महत्व है। लंबे समय तक प्रजाति यानी स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में विभिन्नता उपयोगी होती है और विकास का आधार भी ये विभिन्नता ही होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी प्रजनन कितने प्रकार का होता है। प्रजनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जिसमें एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, नया जीव पृथक जीव के समान या समरूप होता है और सतत गुणन के कारण यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। दूसरी तरह लैंगिक प्रजनन, इसमें दो एकल जीव नर व मादा मिलकर एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, नर व मादा युग्मक बनाते हैं, इसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन की क्या क्या विधियां हैं? अलैंगिक प्रजनन की बहुत सारी विधियां हैं, जिनमें से पहली विधि है विखंडन। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उसका नंबर एक उदाहरण है द्विखंडन। जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है, जैसे अमीबा, लैंसमनिया। ये जैसे है, इसमें दिखाया गया है चित्र में कि जैसे अमीबा किस प्रकार का विखंडन दो टुकड़ों में हो जाता है, इसे द्विविखंडन कहते हैं। इसके बाद मैं आप बताऊंगी बहुखंडन। जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, उसको बहुखंडन कहते हैं। इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। इसके बाद में आप बताऊंगी खंडन। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होते हैं और ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीवों को विकसित करते हैं, जिसे खंडन विधि कहते हैं। इसके बाद आता है पुनरुत्थन या पुनर्जनन। इस प्रक्रम में कृषि कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित होता है, जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा में होता है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया, हाइड्रा के जितने भी टुकड़े कर दिए जाएंगे, उस नए टुकड़े एक ही टुकड़े से नए जीव की उत्पत्ति होती है। उसे पुनर्जनन भी कहते हैं और पुनरुत्थन भी कहा जाता है। इसके बाद बताऊंगी मुकुलन। यह वह प्रक्रम है जो जीव के शरीर में एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। उदाहरण हाइड्रा, हीस्ट और खंभीर में यह होता है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है। इसके बाद में अब बताऊंगी बीजाणु समासंध। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनी होती है, जिसमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचना वाले होते हैं जो एक मोटी भित्ति में संरक्षित होते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ये बीजाणु वृद्धि करने लग जाते हैं, जिसे बीजाणु समासंध कहते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कायिक प्रबंधन किसे कहते हैं। कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि में होता है, इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। प्राकृतिक विधियां कौन कौन सी है? जड़ द्वारा डलहेरिया शकरकंदी, तने द्वारा आलू अदरक, पत्तियों द्वारा बायोफिलियम की पत्तियों की कोर पर कलियां होती हैं जो विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करती हैं। कृत्रिम विधियां कौन सी हैं? रोपण से आम, कर्तन से गुलाब और लेयरिंग से चमेली होता है। फिर अब मैं आपको बताऊंगी उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं। इस विधि में शाखा के सिरे में कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिका गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जैसे कैलाश कहते हैं में परिवर्तित हो जाती हैं। कैलाश को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित किया जाता है। उदाहरण आर्किड या सजावटी पौधे। मैं आपको बताऊंगी कि कायिक प्रबंधन तकनीक का क्या लाभ है। कायिक प्रबंधन तकनीक का उपयोग कृषि में किया जाता है। गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर इसके उदाहरण हैं। कायिक प्रबंधन द्वारा लगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प और फल कम समय में ही लग जाते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे पौधों को उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कायिक प्रबंधन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। तो यह था कायिक प्रबंधन तकनीक का लाभ।
इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के पराक्रम को निषेचन कहते हैं और संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन फूल पौधे का जननांग होते हैं। एक फूल के दो मुख्य भाग होते हैं, बाह्य दल पंखुड़ी, स्त्री केसर, एक पुंकेसर होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फूल कितने प्रकार के होते हैं। फूल दो प्रकार के, एक उभयलिंगी पुष्प जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, उदाहरण सरसों और गुड़हल, और एक लिंगी पुष्प जिसमें इन स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है, उदाहरण पपीता और तरबूज। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या है। नंबर 1, परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र स्वपरागण या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर परागण पर स्थानांतरित हो जाते हैं। पर परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण निर्माण होता है और बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि कैसे वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण होता है। जैसे इस चित्र पे शुरू से दिखाया गया है, ऊपर परागकण है, फिर वर्तिकाग्र है, नर युग्मक है, परागनली है, अंडाशय, मादा युग्मनज है। तो इस तरह से बताया गया है कि बीज का निर्माण किस प्रकार होता है। अब मैं आपको बताऊंगी मानव में प्रजनन। मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण होता है। किशोरावस्था की इसी अवधि को यौवनारंभ भी कहते हैं। अब मैं बताऊंगी यौवनारंभ होने पर लड़के और लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होती है, रजोधर्म शुरू होने लग जाता है। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकलना होता है, आवाज़ का फटना होता है। ये परिवर्तन संकेत करते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं। नंबर 1, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है जो शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक है। नर मादा युग्मक शुक्राणु वहाँ पे बनते हैं। नंबर 2, वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या क्या कार्य होते हैं। एक तो ये शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण। नंबर 2, लड़कों में यौवना अवस्था परिवर्तन। फिर सेकंड है हमारा शुक्रवाहिनी। ये शुक्राणु को वृषण के से शीशन तक पहुंचाती है। नंबर 3, मूत्र मार्ग। ये मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। भारी आवरण के साथ इसे शीशन भी कहते हैं। नंबर 4, संबंधित ग्रंथियां। शुक्राणु ग्रंथि तथा प्रोस्टेटा ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। ये माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। तो ये था नर जनन तंत्र के अंग। फिर मैं आपको बताऊंगी मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में सबसे पहले अंडाशय। मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़कियों के जन्म के समय से ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौवनावस्था आरंभ होने पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से 1 अंड अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन तथा प्रोस्टोजोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। नंबर 2, अंडवाहिका फ्लोपियन ट्यूब। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करता है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। नंबर 3, गर्भाशय। यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। और फिर है गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो ये था मादा जनन तंत्र अंग के भाग और उनके कार्य। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। नंबर 2, रोगों का लैंगिक संचरण। अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है जैसे जीवाणु जनित गोनेरिया, सिफिलिस। नंबर 2, विषाणु जनित मसा जिसमें HIV और एड्स भी आता है। कॉन्डम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। गर्भरोधन, गर्भ को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा इसे आप अंत तक देखना और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।